अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक फ़िज़िक्स से फ्रिक्शन के मुतलिक है। व्हाट इज़ फ्रिक्शन, माइक्रोस्कोपिक बेसिस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन जो है हमारे पास, इसको हम डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि फ्रिक्शन इज़ ए अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज़ ए अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स जो क्या करती है, मुखालफत करती है। आप फोर्स जब किसी बॉडी पर एक्सर्ट करते हैं और ये उसको अपोज करती है, उसकी मुखालफत करती है, उसको रोकती है। द फोर्स विच अपोजेज, द फोर्स विच अपोजेज मुखालफत करना, अपोजेज मुखालफत करना, विच अपोजेज द मोशन of an object. Motion of an object is called friction. इसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। देखिए, फ्रिक्शन कब पैदा हुई? जब हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाई। तो जिस तरह न्यूटन का थर्ड लॉ है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो इसी तरह एक्शन फोर्स का रिएक्शन मिला। हमने फोर्स एक्सर्ट की बॉडी पर, तो उसका रिएक्शन हमें फ्रिक्शन की शक्ल में मिला। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि ये एक्शन और रिएक्शन न्यूटन के थर्ड लॉ पर जिस तरह ओबे करता है, तो इस तरह फ्रिक्शन भी एक्शन और रिएक्शन से ही प्रोड्यूस होती है। ये ऐसी फोर्स है जो आप देख भी नहीं सकते, आपको नज़र नहीं आती, लेकिन आप इसको फील करते हैं जब आप ज़मीन पर चलते हैं। अभी हम इसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, यूजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। तो फ्रिक्शन जो है हमारे पास अपोजिंग फोर्स है। अब फ्रिक्शन जो है उसकी हम बात करते हैं कॉजेस की या डिपेंडेंस की, कि मतलब फ्रिक्शन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो अगर डिपेंडिंग की बात करें तो फ्रिक्शन जो है उसमें पहली बात है नेचर ऑफ द सरफेस की नेचर कैसी है। और दूसरी बात हम करेंगे अप्लाइड फोर्स की, वेट की, जो आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं। आप वेट कहें या जो है आप फोर्स कहें, जो प्रेसिंग फोर्स है जो आप किसी बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग फोर्स। तो इनके ऊपर जो है फ्रिक्शन डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द सरफेस जितनी स्मूथ होगी, फ्रिक्शन उतनी कम होगी। अगर सरफेस जो है आपके पास रफ़ है तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। अगर आप इसको देखें तो आप अपने हाथ पाँव को अगर मुख्तलिफ़ जगहों पर जिस तरह आप ऐसे देखें, ऐसे जो है उसको लगाएं, तो आपको फ़ील होगा कि इसमें आप इस चीज़ के ऊपर सरफेस पर लगा रहे हैं तो आपको कैसे फ़ील हो रहा है। आप किसी वुड के ऊपर अपने हाथ को रगड़ रहे हैं तो आपको डिफरेंट फीलिंग्स होंगी, डिफरेंट नेचर्स की सरफेस आप देख रहे हैं तो आपको डिफरेंट फीलिंग्स उसकी मिलती हैं कि आपको डिफरेंट उसमें फ्रिक्शन नज़र आएगी। तो ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जिसकी सरफेस जो है वो रफ़ होती है, खुरदरी होती है, तो उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। जैसे कारपेट है, कारपेट के ऊपर अगर आप किसी चीज़ को खींचते हैं तो आपको वो खींचने में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। आप जितना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं उस पर, उसका रिएक्शन उतना ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन भी उतनी ही ज़्यादा आपके पास होती है। दूसरी बात है अप्लाइंग फोर्स, जिसे आप वेट कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जितनी चीज़ भारी होती है उसको आपको खींचने में उतनी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। मतलब ये हुआ कि जो बॉडी वज़न ज़्यादा रखती है उसको भी आपको ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ती है। तो हमारे पास अप्लाइंग फोर्स या वेट अगर किसी बॉडी का ज़्यादा है तो उस बॉडी की फ्रिक्शन भी, हम कहते हैं कि उस बॉडी की फ्रिक्शन भी ज़्यादा होती है। तो ये जो एक्शन और रिएक्शन है, हम जो बात कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स की, और जो रिएक्शन फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स की है, तो एक्सटर्नल फोर्स के बढ़ाने से जो है हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी इंक्रीज़ हो जाती है।
तो नेचर की बात अगर हम देखें तो इसको माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास जो बज़ाहिर हमें ऐसी सरफेस लग रही होती हैं जो बहुत स्मूथ हैं, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम उसको किसी माइक्रोस्कोप के ज़रिए व्यू करते हैं तो आप देखते हैं कि वो उसमें भी बम्प्स मौजूद होते हैं, ऐसे उसमें भी बम्प्स मौजूद होते हैं जो क्या पैदा करते हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। कुछ चीज़ों में ये ज़्यादा होती हैं और कुछ में वो कम होती हैं, जो बज़ाहिर हमें लग रही होती है, जिस तरह मार्बल होती है, टाइल्स होती हैं, तो वहाँ पर जो है आपको ये बम्प्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर ना हो तो आप उसके ऊपर चलना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह अगर उसके ऊपर अगर आप पानी डाल लें तो वो जो है सरफेस मज़ीद जो है वो स्मूथ हो जाती है, जिससे आपको का वहाँ पर वॉक करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी सरफेस के ये जो बम्प्स हैं ये भी देखे जा सकते हैं। इससे भी आपको वो होगा कि इसकी वजह से ही जो है वो फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है। जिस तरह रोड है या जो आप देखते हैं आपके पास जो स्लीपर यूज़ करते हैं वो भी जो है वो रफ़ टाइप बनाए जाते हैं ताकि उसको चलने में आसानी हो। तो इस तरह ये हमारे पास बात आ जाती है उसके माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू की। और हम ये कहते हैं कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर हम इसकी बढ़ रहे हैं, हम इसके टाइप्स की तरफ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ। तो फ्रिक्शन में हमारे पास ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज़ होती है। लेकिन ये एक जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, ये एक हद तक इसकी एक लिमिट है। अगर आप ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक लिमिट तक जो है वो जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो एक्ट होती है। उसके बाद जो है ये फ्रिक्शन फोर्स उसमें नहीं रहती, मीन बॉडी मूव कर जाती है। आप ये कह सकते हैं कि वो एक्सटर्नल फोर्स ओवरकम हो जाती है फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर। तो इस तरह तो हम ये कहते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक लिमिटिंग फोर्स है। तो उस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको कहते हैं, अगर टाइप्स की तरफ हम जाएं तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है कि ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आपकी किसी भी बॉडी पर आप अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी एक बॉक्स है, ब्लॉक है, अगर आप इसको ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और इसको किसी सरफेस के ऊपर जो है वो खींचते हैं, आपने फोर्स अप्लाई की, ये मूव ना हुई, ठीक है, आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते जा रहे हैं और इसके दरमियान, किसके दरमियान, इस ब्लॉक के दरमियान और इस सरफेस जिसके ऊपर वो पड़ा हुआ है उसके दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपकी अप्लाइड फोर्स से इंक्रीज़ हो गई। अब एक स्टेज ऐसी आ गई जब आपने एक्सटर्नल फोर्स को क्या किया, इंक्रीज़ किया, तो ये ब्लॉक जो है वो मूव हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स जो है अब फ्रिक्शनल फोर्स पर ओवरकम हो गई। जब ओवरकम हुई तो हमने ये कहा कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, या इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और इसको हम एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इस स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर आप देखें तो इसमें इस सरफेस की नेचर की बात भी आ जाती है। और यहाँ पर जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको आप एक्सटर्नल फोर्स या इसको आप रिएक्शनल फोर्स कह सकते हैं। रिएक्शनल फोर्स जो न्यूटन के थर्ड लॉ में हम यूज़ करते हैं कि यार एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास जो किसी बॉडी को मूव करने में यूज़ हुई। इसी तरह जब बॉडी
आपके पास जिस तरह आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड की और ये बॉडी जो है वो मूव हो गई और उसके बाद भी आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो अब ये फ्रिक्शनल फोर्स तो उसकी ख़त्म हो गई, ना होने के बराबर में, बिल्कुल तो नहीं ख़त्म हुई लेकिन मौजूद थी। तो उस वक्त जब वो मोशन में थी तो उस वक्त जो उसकी फ्रिक्शन मौजूद थी उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। वो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है और उसको हम Fk से रिप्रेजेंट करते हैं, Fk। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन। इससे आप ये कह सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लेस होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। वो इसलिए क्योंकि जब आपके पास ये फ्रिक्शन थी तो जब आपने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे तो ये ब्लॉक मूव ही नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब ये था कि उस वक्त उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा थी। और जब ये मूव हो गया तो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन हो गई उसमें, जब वो आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे थे तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन थी। तो हम ये कहते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो उस वक्त कम थी किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो आप ये भी कह सकते हैं, आपके पास MCQs में भी पूछा जा सकता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में कौन सी ज़्यादा और कौन सी कम है। तो आप ये कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होती है? कम होती है। इस तरह अगर हम इस बात को इस तरीके से देखें तो इसके कोफिशिएंट की मुतलिक बात करते हैं, इसकी नेचर की मुतलिक, तो हमने एक बात तो ये कह दी मैथमेटिकली। हम इसको थोड़ा देखते हैं कोफिशिएंट के मुतलिक। मैं अब आपको बता रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम इसमें देखें तो आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है जिसे आपने कहा लिमिटिंग फ्रिक्शन, हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्शन और रिएक्शन। उसमें देखें रिएक्शन फोर्स जिसे आप जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स या रिएक्शनल फोर्स, इसको हम नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं। इसको नॉर्मल फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर, आप जिस तरह हमारे पास एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी हो तो अब बुक जो है वो टेबल पर फोर्स एक्सर्ट करती है और वो टेबल जो है वो परपेंडिकुलरली जो फोर्स एक्सर्ट करती है उस बुक के ऊपर, तो उस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। उस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं और वो इक्वल टू इट्स वेट होती है। अगर इसके ऊपर कोई और वर्टिकल फोर्सेस एक्ट नहीं हो रही तो वो इक्वल टू वेट होगी। Fn नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg विच इज़ इक्वल टू रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स, एक ही बात है, आपके पास mg के इक्वल होगी। तो व्हाट इज़ नॉर्मल फोर्स? नॉर्मल फोर्स इज़ ए परपेंडिकुलर फोर्स, जो आप ये कह रहे हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि जिस तरह एक टेबल पर बुक पड़ी हो तो उस बुक का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, वो फोर्स लगाता है, और जो टेबल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, उस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि स्टैटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है नॉर्मल फोर्स या रिएक्शनल फोर्स के। तो हमने अगर डिपेंडिंग की बात करें तो हमने ये कहा था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ सरफेस और वेट या रिएक्शनल फोर्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पर हमें एक ही नज़र आती है, ये जो दूसरी है चीज़ है, ये प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम ख़त्म करते हैं तो एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, और ये कांस्टेंट जो होता है इस कांस्टेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। तो Fs म्यू एस इंटू आर, ये जो म्यू एस है ये नेचर को बता रहा है। आपके पास जो सरफेस, जिस तरह मैंने आपको हथेली का कहा था कि आप जब किसी चीज़ पर ऐसे लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये इसके ऊपर आपको फ्रिक्शन कम फील हो रही है, ये ज़्यादा फील हो रही है, ये नेचर है, ये उस सरफेस की बात है। जिस तरह ये मटेरियल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वुड है या आयरन है या जिस चीज़ के ऊपर भी आप बॉडी को स्लाइड कर रहे हैं, ये नेचर को डिपेंड करती है ये म्यू एस। तो आप अगर इसमें देखें तो म्यू एस इज़ इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाई आर। तो म्यू एस जो है जो फ्रिक्शनल फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जो रिएक्शनल फोर्स है, इन दोनों के दरमियान जो रेशो है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कोफिशिएंट, व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो आप ये कह सकते हैं रेशियो बिटवीन
limiting friction and reactional force or normal force is called coefficient of friction. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेशो है फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शनल फोर्स के दरमियान में, इन दोनों की रेशो को हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुख्तलिफ जो है मटेरियल का डिफरेंट होगा और इसकी कोई यूनिट्स भी नहीं होती, क्योंकि ये दोनों सिमिलर क्वांटिटीज़ की रेशो है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, न्यूटन में होगी, कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई भी यूनिट्स नहीं होती। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो नेचर पर जो है हमारे पास डिपेंड करता है। अगर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है तो उसका कोफिशिएंट भी ज़्यादा होगा। मतलब ये हुआ कि वुड है, वुड में अगर आप हाथ लगाते हैं और आपको फील हो रहा है कि इसकी ऊपर आपको फीलिंग हो रही है कि ये रफ़ चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा आपको महसूस हो रही है। तो इस समझ जाएं कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वो भी ज़्यादा होगी। और अगर ये रिएक्शनल फोर्स ज़्यादा होती जा रही है तो आप अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं तो फिर ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो जो है वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्स रिलेशन में मौजूद हैं। इसी तरह ये कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है ये हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन में निकाला है। तो अगर आप काइनेटिक फ्रिक्शन में भी देखें तो वो भी फाइंड किया जा सकता है। इसी तरह ही रेशो ही होगी, लेकिन उसमें आप फिर फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक लिखेंगे और यहाँ पर भी फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक होगी जो लेस देन आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये आपके पास वही होगी। इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जगह पर आप mg भी लिख सकते हैं। मेन उस बॉडी का जितना मास है और ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है उसकी वैल्यू तो आपको मालूम है, आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इस तरह काइनेटिक फ्रिक्शन रेशो आपके पास ये आ जाती है और स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का ये फार्मूला आ जाता है। आपने ये जो है रिलेशन पढ़ ली, ये रिलेशन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रिएक्शन फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स के दरमियान में। तो अब हमने इसमें पहले पढ़ा फ्रिक्शन के मुतल्लिक कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन, फिर हमने बताई बात माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात बता दी, उसकी एग्ज़ाम्पल भी बता दी मैंने आपको कि किस तरीके से आप किसी भी बॉडी की सरफेस को रफनेस को देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। और फील तो आप अपने हाथ से भी उसको कर सकते हैं कि कौन सी सरफेस स्मूथ है और कौन सी सरफेस रफ़ है। उसके बाद हमने उसके मुतालिक पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने ये बात पढ़ ली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसके रोलिंग फ्रिक्शन और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसके मुतालिक बताता हूँ कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या होती है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में तो ये है कि जब बॉडी स्लाइड करती है वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी तो उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में अगर देखा जाए तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत स्लाइडिंग फ्रिक्शन के, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आपको ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ती है और उसमें जो है आपको उसकी इम्पॉर्टेंस इतनी नहीं है जो रोलिंग फ्रिक्शन में है। रोलिंग फ्रिक्शन में आप देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में जिस तरह व्हील होता है गाड़ी का, मोटरसाइकिल का जो व्हील है वो आपने देखा है वो रोल करता है और इस तरह उसमें जो फ्रिक्शन मौजूद होती है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब ये जो रोल करता है किसी भी रोड के ऊपर, किसी भी सड़क के ऊपर, तो उस वक्त इसकी जब ये रोल करता है तो अगर आप देखा जाए तो जो कांटेक्ट सरफेस है जो इस रोड के साथ कांटेक्ट है वो रोलिंग बॉडी में चेंज होती है। मीन अभी यहाँ पर है, जब ये रोल होगा फिर यहाँ पर आ जाएगी, फिर यहाँ पर आ जाएगी और फिर इस तरह जो है, क्योंकि जब बॉडी रोल करेगी
तो उसका कंटेक्ट एरिया जो है वो चेंज होता जाता है। और जब बॉडी इस रोल कर रही होती है तो उसका कंटेक्ट एरिया जिस तरह आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, सिर्फ यही हिस्सा है जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है रोड के दरमियान और इस टायर के दरमियान। और आप ये देखते भी हैं कि रोड भी जो है वो ऐसे बम्पी होता है, जो बज़ाहिर हमें नज़र स्मूथ लग रहा होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसी तरह जो टायर होता है उसके ऊपर भी आप देखते हैं ऐसे थ्रेड्स टाइप बनाए जाते हैं ताकि वो इसके ऊपर आ जाए और वो प्रॉपरली जो है उसके ऊपर रोल कर सके। तो प्रॉपरली रोल करता है ये हिस्सा कंटेक्ट होता है जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, उसको रोल करने में हेल्पफुल होता है। बाकी जितना भी हिस्सा होता है वो आज़ाद होता है। इस तरह बॉडी जो है वो इजीली जो है वो उस सरफेस के ऊपर रोल हो जाती है। और इस तरह जब आगे जाती है तो उसका फिर ये हिस्सा कोई और पार्ट इसके साथ कांटेक्ट हो जाता है। एक कांटेक्ट एरिया बहुत कम है, सरफेस बहुत कम है, जिसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होती है। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप कह सकते हैं तकरीबन 100 टाइम्स कम होती है रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। जिस तरह आपको मैं एक कॉइन सिक्के की एग्ज़ाम्पल दूँ, सिक्के को अगर आप रोल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो तो आप देखते हैं हल्के से आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं और वो अगर रोल करता जा रहा है तो वो बहुत दूर चला जाता है। लेकिन अगर वो बिल्कुल ऐसे ही सीधा अगर आप उस सरफेस के ऊपर रख लें और उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो वो थोड़ा सा फासला ही तय कर पाएगा और वो स्टॉप हो जाएगा। वजह ये है वही सिक्का है, वही उसका वज़न है, लेकिन अब उसकी फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा हो गई। क्योंकि उसका अब कांटेक्ट एरिया जो है वो ज़्यादा हो गया। जिस तरह अब ये पूरी की पूरी बॉडी अगर ऐसे पड़ी हो और ऐसे पड़ी हो तो इस तरह कांटेक्ट एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाता है। कांटेक्ट एरिया जब ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह हमारे पास कांटेक्ट एरिया इसका कम है तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारे पास कम है। तो इस तरह ये रोल जो है वो होती है। तो इस तरह हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। अगर जिस तरह आप ब्रेक्स लगाते हैं तो उसके लिए भी गाड़ी की ब्रेक्स लगाने में भी आपको एक जो है ख़ास एहतियात से ब्रेक्स लगानी पड़ती हैं ताकि ये रोलिंग फ्रिक्शन क्योंकि कम होती है। अगर ये स्किड कर गई तो बॉडी फिर जो है वो अनबैलेंस हो जाती है, तो उससे जो है आपके लिए एक्सीडेंट वगैरह का ख़तरा हो सकता है। तो ये भी, और अगर ये रोड वेट हो तो भी आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है कि इन व्हील और रोड के दरमियान जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है वो स्किड करती है। तो वो इसलिए करती है क्योंकि नॉर्मली जब व्हील जो है वो रोटेट करता है तो उसका जो कांटेक्ट एरिया, जो सरफेस एरिया है जो इसके साथ कांटेक्ट हो रहा है वो चेंज होता रहता है, हर मोमेंट चेंज होता रहता है। लेकिन जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होती, जब वेट होता है या जब आप उसकी जो ब्रेक्स हैं वो अचानक लगाते हैं तो उसमें ये होता है कि ये स्लाइड कर जाता है। मेन यही जगह ही होती है जो इसका कांटेक्ट एरिया होता है, वही जो है वो स्लाइड कर जाता है और वो यहाँ पर आ जाता है। नॉर्मल रूटीन में व्हील जब रोटेट करता है वो रोटेट करता ही नहीं है, मीन ये हिस्सा फिर ये हिस्सा आ जाता है। फिर इस तरह नॉर्मली उसके जो रोलिंग फ्रिक्शन में जो एरिया होते हैं वो रोल करता है तो वो चेंज होता है कांटेक्ट सरफेस जो है। लेकिन जब रोड वेट हो तो या आपने गलत तरीके से उसकी ब्रेक्स एक्सर्ट की हो तो ये होता है कि ये फिर जो है वो स्लाइड कर जाता है, जिससे आपके जो है वो गाड़ी अनबैलेंस होती है, एक्सीडेंट होने का ज़्यादा अंदेशा होता है। तो ये हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन है। तो हम ये कहते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो बेहतर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। और रोलिंग फ्रिक्शन आप देखते भी हैं गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में, और जो है
यूज़ करते हैं डेली लाइफ साइकिल वगैरह में भी जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन का यूज़ जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है।